Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine, doing good. It's English 1 lecture. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम प्रीवियस लेक्चर में प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब प्रेजेंट टेंस के बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है हमारे पास वो होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम किस ज़माने को कहते हैं? पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब्स कौन सी यूज़ होती हैं, और उसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा होता है जिसको फॉलो करके हम पास्ट टेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो क्या है? वो सबसे पहले व्हाट इज़ टेंस, टेंस क्या होता है, हाउ मैनी टेंसेस डू वी हैव, हमारे पास कितने टेंसेस होते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल पास्ट टेंस विद इट्स सब काइंड्स, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विद इट्स सब काइंड्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इन 5 चीज़ों को कवर करेगा। इनमें से मोस्टली हम अपनी क्लास में कवर कर चुके हैं फ़िज़िकल क्लास में, लेकिन उसके अलावा हम इनको अपनी ऑनलाइन क्लास में एक दफ़ा रिवाइज़ भी कर लेंगे ताकि हमारे आइडियाज़ और क्लियर हो जाएं। आप लोगों के पास एक फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म में लेक्चर भी सेव रहेगा और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं वो अभी आपके पास इस लेक्चर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू सेव रह सकती है। लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की काइंड्स यानी कि सेंटेंसेस की इकसाम। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। As we discussed all these things in our class, that there are 4 main kinds of sentences. The first kind is positive sentences, simple sentences, assertive sentences. एक ही kind के 3 नाम हैं जिनको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, जिनको हम सिंपल भी कहते हैं और उन्हीं को हम असर्टिव भी कहते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि change the following sentence into the positive or change the following sentence into the simple, change the following sentence into the assertive, तो उसका एक ही मतलब होगा कि आपने जो भी सेंटेंस आपको दिया गया है आपने उसको सिंपल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि हम उर्दू में वो सेंटेंसेस जिनको हम मनफी सेंटेंसेस कहते हैं, जिनके अंदर ना के मायने आते हैं, किसी काम से इनकार करना, किसी भी बात से इनकार करना, तो वो सेंटेंसेस जिसमें इनकार किया जाए उन सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एंड इन इंग्लिश वी यूज़ नॉट, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हमारे पास नॉट, उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी सिंपल स्टेटमेंट को जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट काइंड हमारे पास आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में हम कहते हैं सवालिया जुमले। ठीक है, सवालिया जुमले। सवालिया जुमलों से मुराद ऐसे जुमले जिनमें सवाल किया जाता है। एंड इन इंग्लिश दीज आर दोज सेंटेंसेस इन विच वी आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन किया जाता है, जिनमें आपसे सवाल किया जाता है या आप सवाल कर रहे होते हैं, वो सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट काइंड आती है, 4th काइंड, वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब 2 काइंड्स को मिला के जो एक काइंड डेवलप की जाती है वो होती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? वो सारे सेंटेंसेस जिनके अंदर क्वेश्चन भी किया जाता है और साइमल्टेनियसली वो नेगेटिव यानी कि निगेशन भी उसमें की जाती है, किसी चीज़ से इनकार भी किया जाता है। तो जब 2 स्टेटमेंट्स को मिलाकर एक स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो है, अब हम चलते हैं अपने टेंस की तरफ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस हम कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टेंस जो हमारे पास आ जाता है वो है पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस को उर्दू में हम कहते हैं ज़माना हाल।
यानी कि ऐसा ज़माना जिसको हम एक और फॉर्म में मौजूदा ज़माना भी कहते हैं। मौजूदा ज़माने को, ज़माने हाल को इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, और ज़माने माजी यानी कि ऐसा ज़माना जो गुज़र चुका हो उसको ज़माने माजी और इंग्लिश में पास्ट टेंस कहा जाता है। अब पास्ट टेंस की जैसे उर्दू में डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि ऐसा ज़माना जो गुज़र चुका हो, इसी तरह से इंग्लिश में भी इसकी एक डेफिनेशन आती है, द पास्ट टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल टेंस whose function is to place an action or situation in the past। यानी कि पास्ट टेंस का फंक्शन क्या है? पास्ट टेंस ग्रामेटिकली हमें उन एक्शंस और सिचुएशंस को इंडिकेट करके बताता है या इंडिकेट करता है जो पास्ट में हैपन हो चुकी हैं, जो पास्ट में कोई भी एक्सपीरियंस हुआ, पास्ट में कोई भी एक्शन हुआ, परफॉर्म हुआ, उस सारे एक्शंस को, उन सारी परफॉर्मेंसेस को जो कि किसी न किसी तरीके गुज़र चुकी हैं, हो चुकी हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा, तो पास्ट टेंस को भी नेक्स्ट इलेबरेट करने के लिए या पास्ट टेंस में हम सेंटेंसेस को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें उन 4 काइंड्स पर फोकस करना ज़रूरी होगा। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस किया था, प्रेजेंट टेंस में हमने पहले सिंपल टेंस को डिस्कस किया था कि उस सिंपल सेंटेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या फॉलो किया जाता है, हम सेंटेंस को किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं, फिर उर्दू के जुमले को इंग्लिश में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर में, अपने फ़िज़िकल क्लासेस में अच्छे तरीके से पढ़ी हैं, उनको कवर किया है। तो इसी तरीके से हम उन्हीं फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए हम अपने पास्ट टेंस को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली काइंड एज़ वी नो हमारे पास आती है सिंपल इज़र्टिव पॉजिटिव सेंटेंसेस की। आपको मैंने बताया है कि सिंपल हो, चाहे इज़र्टिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, ये सारे के सारे एक ही सेंटेंस के 3-4 नाम होते हैं। और ये सेंटेंस कौन से होते हैं? जिनमें सिंपल स्टेटमेंट की बात की जाती है। जैसे अगर हमारे पास एक एग्जांपल है कि वो ख़त लिखता था, सिंपल सेंटेंस है ना कि वो ख़त लिखता था, ही रोट अ लेटर। अब वो ख़त लिखता था और वो ख़त लिखता है, दोनों सेंटेंसेस में ज़माने का फ़र्क है दोनों स्टेटमेंट्स, ख़त लिखता है भी और ख़त लिखता था भी। अगर यही सेंटेंस इसको हम इस तरह से बयान करें कि वो ख़त नहीं लिखता था, वो ख़त नहीं लिखता था, अब नहीं के मानी आ गए, मतलब है नेगेटिविटी आ गई, इनकार आ गया, तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे भला? आप खुद बताएं, आप सोच के बताएं कि उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे। यस, उस सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। तो नेगेटिव पे फॉरवर्ड होने से पहले हम पहले ये देखेंगे कि सिंपल इज़र्टिव सेंटेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ होते हैं। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था, उसमें भी हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता था, हमने फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा करना होता था, जो कि हमें जाता मतलब ता है, ती है, ते है के मानी देता था। इसी तरह से पास्ट टेंस में भी हम हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस में जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में ही सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है पास्ट। मैंने आपको क्लास में बताया था फॉर्म ऑफ वर्ब्स के नेम। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का नेम होता है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का नेम होता है पास्ट,
थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का नेम होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का नेम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, मैंने ये नेम्स रिपीट कर दिए हैं ताकि आप लोगों के पास एज अ रिकॉर्ड ये सेव हो जाएं। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज द ओनली वर्ब दैट यूज इन द पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, इसके अलावा किसी भी और सेंटेंस में, टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर में आप लोगों के सामने S प्लस V प्लस O लिखा हुआ है। S मीन सब्जेक्ट, V मीन वर्ब, O मीन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ही रोट अ लेटर, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब ही हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ही रोट अ लेटर यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए, स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए हमने जो सेंटेंस इस्टेब्लिश किया है पास्ट में, ही रोट अ लेटर यानी कि वो ख़त लिखता था, सिंपल स्टेटमेंट हमारे पास ये आ जाएगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। अब नेगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने आपको बताया है, नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर इनकार किया जाता है, नॉट के मानी आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय एडिंग द वर्ड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे टेंस की डिमांड है, जो हमारे सेंटेंस की डिमांड है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ जब हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज़ करने हैं, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस कर रहे हैं। पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल हम करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड यूज़ होगा। और डिड नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जब डिड के साथ हम, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की डिमांड है नॉट, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की डिमांड क्या है, नॉट, तो डिड के साथ जब हमने नॉट लगा लेना है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एक हेल्पिंग वर्ब डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है वो है डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट हम लेते हैं, नाउन ले लें, प्रोनाउन ले लें, कोई भी डूअर, काम करने वाला पर्सन। ठीक है, काम करने वाला पर्सन वो सब्जेक्ट होता है। जैसे अब मैंने इस एग्जाम्पल में लिया है ही। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, अब नेक्स्ट हमारी जो स्ट्रक्चर की डिमांड क्या है हेल्पिंग वर्ब में, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट हमने लगाना है यहाँ पे। अब वर्ब हमारे पास राइट यानी कि लिखता। ठीक है, वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, लिखना, राइट, लिखता था, अ लेटर, एक खत। ठीक है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, वो एक खत नहीं लिखता था। सिंपल डिड नॉट लगाने से हमें ये बात पता चली कि इस सेंटेंस को हमने माजी में ट्रांसलेट करना है, हमने पास्ट में ट्रांसलेट करना है, जिससे कि हमें ये क्लियर होगा कि प्रेजेंट में जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें डिफरेंस किस तरह से है। अगर इसी सेंटेंस को मैं कंपेयर करके प्रेजेंट की फॉर्म में बोलूँ तो मैं बोलूँगी ही डज़ नॉट राइट अ लेटर। अब जो डज़ नॉट है उसने मुझे उर्दू की क्या ट्रांसलेशन बताई, उसने मुझे ये बताया कि वो ख़त नहीं लिखता है। ठीक है, और अगर मैं इसी सेंटेंस को ही डिड नॉट राइट अ लेटर, कि वो ख़त नहीं लिखता था। ठीक है, डिड नॉट, पिछले सेंटेंस में मुझे डज नॉट ने बताया कि वो ख़त नहीं लिखता था, लिखता है। ठीक है, डज नॉट बताता है कि ख़त नहीं लिखता है, डिड नॉट बताता है कि वो ख़त नहीं लिखता था। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी आती है, जो काइंड आती है, वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पास्ट इंडेफिनेट में
जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब जो डिड हमने डिड नॉट नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ किया है, उसी डिड को हम सब्जेक्ट से पहले जब लगा देंगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फॉर्म ऑफ वर्ब डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, चाहे आप डिड नॉट लगाएं तब भी, चाहे आप सिंपल डिड का इस्तेमाल करें तब भी। अगर आप क्वेश्चन पूछने के लिए डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। सम टाइम ज़ोर देने के लिए, फोकस करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मुराद क्वेश्चन पूछना या फिर नेगेटिविटी को शो करना नहीं होता, सिर्फ एक जुमले में ज़ोर पैदा करने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, किसी एक्शन पे एम्फसाइज करने के लिए भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो डिड हो, चाहे वो डू हो, चाहे वो हैज़ हैव हो। कुछ इस तरह के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो सेंटेंस में एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डिड इस्तेमाल होता है। फॉर्म ऑफ वर्ब एज यूजुअल फर्स्ट आएगी। स्ट्रक्चर में अब क्या हो जाएगा जी कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लिखेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके आगे क्वेश्चन मार्क, जो कि मस्ट होता है और क्वेश्चन मार्क की मिस्टेक सबसे ज़्यादा काउंट की जाती है। डिड अली राइट अ लेटर, डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसको स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगा लिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास अली है। अब मैंने इस सेंटेंस में प्रोनाउन नहीं लिया, यानी कि ही जो है वो प्रोनाउन है और अली जो है वो नाउन है। डिड अली राइट अ लेटर, क्या अली ने ख़त लिखा, ठीक है, या क्या अली ख़त लिखता था। बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे कि हमने पढ़ा था कोई भी एक्शन कंप्लीट होता है। मैंने आपको कैटेगरीज बताई थी ना कि इंडेफिनेट में कोई एक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी तो उसका हेल्पिंग उसकी पहचान ता है, ती है, ते है होती है कि कोई भी काम वहाँ पे शुरू होता है। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे है, यानी कि कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में ये बात याद रखिएगा, मेरा ये सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं बोल रही हूँ कि कोई भी एक्शन कंप्लीट नहीं होता कौन से टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें एक्शन इज़ नॉट कंप्लीटेड, ठीक है, एक्शन इज़ नॉट कंप्लीटेड। परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट हो जाता है, कोई भी काम जो हमने शुरू किया है कंटिन्यूअस में वो काम जारी है और परफेक्ट में आके वो काम मुकम्मल हो चुका हुआ है और या फिर उसके मुकम्मल होने की इंडिकेशन दी जा रही है, ठीक है। परफेक्ट की ये पहचान होती है। फिर उसके बाद जब हम नेक्स्ट आ जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें टाइम या वक्त के बारे में बताया जाता है कि काम शुरू किस टाइम हुआ या ख़त्म किस टाइम हुआ, उसका ड्यूरेशन क्या था, ये वो इस तरह की सारी बातें जो टाइम से रिलेटेड होती हैं वो हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताई जाती हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट में उर्दू में पहचान अगर देखी जाए तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, और उसके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है अलिफ छोटी है और बड़ी है। इनडेफिनेट यानी कि प्रेजेंट जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलिफ छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट ऐसा टेंस है जिसमें अलिफ छोटी ये और बड़ी ये का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस है डिड ही राइट अ लेटर, तो इसकी ट्रांसलेशन ये भी हो सकती है कि क्या अली ने ख़त लिखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड साइमल्टेनियसली टू आस्क क्वेश्चन विद नॉट, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें नॉट यानी कि नेगेटिविटी भी पाई जाती है और क्वेश्चन यानी कि कुछ पूछा भी जाता है।
हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होते हैं डिड प्लस नॉट। डिड किस लिए यूज़ होगा? डिड टू मेक द क्वेश्चन, नॉट फॉर नेगेटिविटी। फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि डिड नॉट है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। स्ट्रक्चर इसका हमारे सामने क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, नॉट एज इट इज, वर्ब राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो ख़त नहीं लिखता था, ये इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। थोड़ा सा मैं टेंस का रिव्यू आपको देती चलूँ, और उसके अलावा आपकी बुक में चैप्टर 5 है सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड, और उस चैप्टर 5 में हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पे मैंने स्लाइड में आपको शो की है, और आपने इस इन्फॉर्मेशन को अपनी बुक में टैली करना है, और बुक में टैली करने के बाद आपने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसकी पिक्स बना के तो मुझे व्हाट्सएप पे इनबॉक्स करनी है। अब यहाँ पे जी हमारे पास सामने इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है? वेरी ऑफन द पास्ट सिंपल एंड्स इन ईडी रेगुलर वर्ब्स। अब जो सिंपल पास्ट फॉर्म होती है, जो मैंने आपसे कहा है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो कि सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होती है, उसके अलावा कहीं भी वो यूज़ नहीं होती। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का दूसरा नाम पास्ट होता है, यानी कि पास्ट उसको कहते हैं। अब बहुत सी ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं बच्चों, जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। हमारे सामने एक फॉर्म ऑफ वर्ब आती है एंड, एंडेड, एंडेड। ठीक है, एक फॉर्म ऑफ वर्ब ये होती है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी ईडी में होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी ईडी में ही होती है। कुछ हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें फर्स्ट अलग होती है, सेकंड अलग होती है, थर्ड अलग होती है, जैसे कि राइट, रोट, रिटन, सी, सा, सीन, गो, वेंट, गॉन। अब कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होती हैं और वो ईडी का पैटर्न यूज़ कर रही होती हैं। उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा इसको कि ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो ईडी का पैटर्न फॉलो करती हैं, उनको हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं। और ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं करती, उन फॉर्म ऑफ वर्ब्स को हम इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं। ठीक है, वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो ईडी का पैटर्न फॉलो करती हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड, एंडेड, एंडेड, ये इनकी एग्जाम्पल है। और वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो ईडी का पैटर्न फॉलो नहीं करती, उसकी एक एग्जाम्पल है राइट, रॉट, रिटन। ठीक है, तो चैप्टर 5 में ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आपके सामने आएगी। आपने इस इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट होगी, आपने अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करके मुझे इनबॉक्स करना है लाजमी। ये बच्चों हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास वही बात आ जाती है कि इन क्वेश्चन द नेगेटिव वी यूज डिड, डिड नॉट प्लस इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे आपने एक नया लफ्ज़ सुना है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हमारे पास 3 नाम हो चुके हैं। पहला नाम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा नाम प्रेजेंट, और तीसरा इन्फिनिटिव। ठीक है, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको क्लियर कर रही हूँ कि समटाइम जब आप बाहर जाते हैं, लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, आप बताते हैं कि हम फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या एक अच्छे से ब्रांड में हम पढ़ रहे हैं, तो लोग ये सपोज़ करते हैं कि आपको काफ़ी डीप इंफॉर्मेशन होगी।
आपको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होगा। तो इन्फिनेटिव का वर्ड काफ़ी पेचीदा सा वर्ड है। अब देखिए मतलब इसका क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। लेकिन अब पूछने वाले ने आपको जज करना है, आपको चेक करना है। वो यही समझेगा कि पता नहीं, मैं चेक करता हूँ कि इसको ये कुछ पता भी है कि नहीं। तो वो आपसे अगर इस तरह के क्वेश्चन करे जैसे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्या नाम होता है, या वो आपसे पूछ सकता है इन्फिनेटिव क्या होता है। इसीलिए मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस के सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस, इतने सारे नाम बताए हैं कि पूछने वाला कुछ भी आपसे पूछ सकता है। तो बच्चों ज़रूरी नहीं होता कि हम किताबों को सिर्फ पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ें, ठीक है। क्योंकि हम अपने माथे पर टैग लगा के घर से बाहर नहीं निकलते कि मैंने 14 जमातें पास की हैं, मैंने 16 जमातें पास की हैं, ठीक है। तो जो चीज़ लोगों को हमारे तरबियत के बारे में या हमारे बारे में, हमारी एजुकेशन के बारे में बताती है, वो क्या होते हैं, वो हमारे एटिकेट्स और हमारा नॉलेज होता है। एटिकेट्स से मुराद वो आदाब, उठने बैठने के, चलने के। अब मैं यहाँ पे सिंपल सी एक बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि सम टाइम बॉयज़ में हैबिट ही नहीं होती, जैसे घर में होते हैं ऐसे ही मुंह उठा के बाहर चला गया, शॉप्स पे चला गया, या फिर कोई छोटा मोटा काम अम्मी ने कह दिया, मतलब नज़दीक ही जाने का, तो ऐसे ही बाइक पे उठेंगे, बाइक पे बैठेंगे और चले जाएंगे। अब कोई एक ऐसा बंदा जिसके पास बिल्कुल भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, वो किसी इदारे में नहीं पढ़ा, और एक ऐसा बंदा जो एक अच्छे डेवलप्ड और एक अच्छे ब्रांड में पढ़ रहा है, वो बंदा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? इस तरह से तो कोई डिफरेंस डेवलप नहीं होगा। डिफरेंस डेवलप उस जगह पे होगा जब आपकी अम्मी ने या किसी के घर के किसी भी बंदे ने आपसे यही फॉर एग्जांपल कहा है कि जाओ बाहर से दूध ले आओ, ठीक है। मिल्कमैन आया है बाहर से, तो दूध लेकर आओ। अब वहाँ पर आपने घर से बेशक गेट की दहलीज को ही पार करना है, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा ये देख लें कि आपके बाल संवरे हुए हों, थोड़े से पीछे कर लें, थोड़े से नहीं ज़्यादा से पीछे कर लें, अपनी कमीज़ प्रॉपर हो, चप्पल प्रॉपर हो, और एक प्रॉपर वे में घर से बाहर निकलें, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफरेंस क्रिएट करती हैं किसी भी लिटरेट पर्सन में और इलिटरेट पर्सन में, किसी भी एजुकेटेड पर्सन में और अनएजुकेटेड पर्सन में। नेक्स्ट हमारे पास टेंस आ जाता है जी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वो ज़माना या वो टेंस जो कि जिसमें कोई भी काम अभी ख़त्म नहीं हुआ और काम जारी है। सिंपल सेंटेंसेस, अब पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास यूज़ होगा, उर्दू में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। हेल्पिंग बड़ा आसान सा, ये बहुत आसान सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज पर यूज़ होते हैं। अब जैसे कि कंटिन्यूअस टेंस था, कंटिन्यूअस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज़, एम, आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती थी। अब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब का एक और नाम भी होता है, उसको जिरेंड भी कहा जाता है, ठीक है। जिरेंड और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब काफ़ी सिमिलर होती हैं, लेकिन इनके यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। वाज और वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ही, अब वॉज का इस्तेमाल होगा सिंगुलर के साथ, ठीक है, और वर्ब का इस्तेमाल होगा प्लूरल के साथ। अब चाहे सिंगुलर के साथ इस्तेमाल हो, सिंगुलर के साथ हम वाज का इस्तेमाल कर रहे हों, या फिर प्लूरल के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हों, तो वाज और वर्ब दोनों सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम फर्स्ट प्लस आईएनजी ही लगाएंगे। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। अब ही सिंगुलर है तो ही सिंगुलर के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी जगह पे हमारे पास प्लूरल आ जाता है, जैसे कि दे का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, तो दे वर राइटिंग अ लेटर, ठीक है, दे वर राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज नॉट और वर नॉट, वॉज नॉट और वर नॉट, और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास सेम वही रहती है, फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। स्ट्रक्चर हम किस तरह से फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। अब वही सेंटेंस हमारे पास आ गया है। पहले जो सिंपल सेंटेंसेस में हमने पढ़ा वो है सिंगुलर के साथ
ठीक है। सिंगुलर के साथ हमने वाज का इस्तेमाल किया है, प्लूरल के साथ हम वर का इस्तेमाल करेंगे, और राइटिंग अ लेटर सेम रहेगा। बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीनों टेंसेज में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसी तरह से अगर देखा जाए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसेज में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तीनों में, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जो डिफरेंट टेंस होता है एक दूसरे से, वो सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनेट टेंस होता है। इनडेफिनेट टेंस को डील करना या उसको यूज़ करना बाकी सारे टेंसेस की निस्बत थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। और बाकी सारे टेंसेस बहुत आसान होते हैं। जहाँ पे भी रहा है, रही है, रहे थे, रहे होंगे, ठीक है। रहा के मानी आपको चाहिए, आपने आईएनजी लगा देना है। अब रहा के मानी अगर पास्ट में चाहिए तो वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है। रहा के मानी आपको प्रेजेंट में चाहिए तो इज एमआर के साथ आपने आईएनजी लगाना है। रहा के मानी आपको फ्यूचर में चाहिए तो आपने विल शैल के साथ आईएनजी लगा देना है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इस तरह से अगर रहा है, रही थी, रहे होंगे के मानी आपने क्रिएट करने हैं तो आपने उसी टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करके तो सेंटेंस को कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन द पास्ट। अब पास्ट में जब क्वेश्चन किया जाता है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करेंगे जी, कि वाज और वर्क को हम बिफोर द सब्जेक्ट लगा देंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा देंगे। स्ट्रक्चर हम कैसा यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क। वाज अली राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोनाउन के बजाय नाउन इस्तेमाल कर लिया है। वाज अली राइटिंग अ लेटर। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है और बिफोर द सब्जेक्ट आ गया। अली सब्जेक्ट है हमारे पास, नाउन है। राइटिंग अब एक्शन वर्ड है यानी कि वर्ब है तो वो राइटिंग होगा। अ लेटर ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से वाज और वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा के हम क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस साइमल्टेनियसली यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन विद नॉट। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी वही आएंगे, वाज वर्ब प्लस नॉट, ठीक है। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, सेम जैसा कि मैंने आपको बताया। स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। वाज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। अब एक ही सेंटेंस को यूज़ करने का मकसद पता है क्या है, कि आपको डिफरेंस पता चले कि सिंपल सेंटेंस में हम किस तरह से चेंजिंग करके उसको कंटिन्यूअस बना सकते हैं, कंटिन्यूअस में किस तरह से चेंजिंग करके हम उसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, और इंट्रोगेटिव को किस तरह से चेंज करके हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक ही सेंटेंस देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस क्रिएट करने में हेल्प हो। चैप्टर नंबर 6 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड हमारे पास आ जाता है। अब चैप्टर नंबर 6 में आपके सामने आई वॉज डूइंग समथिंग, आई वॉज इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एट अ सर्टेन टाइम, the action or situation had already started but this time but had not finished, ठीक है। मैं इसको ट्रांसलेट करूँगी। I was doing something, मैं कुछ कर रहा था। I was in the middle of doing something at a certain time, मैं जो भी काम कर रहा था
उस काम के दरमियान में था, यानी कि शुरू तो कर लिया था लेकिन अभी ख़त्म नहीं था किया। द एक्शन और सिचुएशन, एक्शन यानी कि कोई अमल, और सिचुएशन या फिर कोई भी हालत, हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, वो शुरू तो हो चुकी है, बिफोर दिस टाइम, इस टाइम से पहले वो शुरू हो चुकी है, बट हैड नॉट फिनिश्ड, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुई। अब यहाँ पे सामने आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके ऊपर एरो बना हुआ है, आई स्टार्टेड डूइंग। अब पास्ट में, पास्ट इंडेफिनेट में वो क्या करेगा जी, एक पूरी उन्होंने लाइन बनाई है ना, आई स्टार्टेड डूइंग, मैंने किसी भी काम को करना, जो शुरू करना, जो पहले शुरू हो चुका था उसको आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट आई वॉज डूइंग, आई फिनिश्ड डूइंग, ठीक है, पहले काम शुरू हुआ, उसके बाद वो काम जारी हुआ, जारी रहा, उसके बाद वो काम ख़त्म हो गया, और अब आगे आके हमारे पास नाउ की सिचुएशन आती है। नाउ यानी कि अब ये जो एक्शन है सारा, क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ये एक्शन कंप्लीट पीछे पास्ट में हो चुका है, एक्शन जो है वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। आज हम अगर बात करेंगे तो हमने जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी या फिर वॉज वर्ब का इस्तेमाल कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमें ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये पास्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट में वो कहता है जी कि कंपेयर द पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि आई वॉज डूइंग, एंड पास्ट सिंपल आई डिड। पास्ट कंटिन्यूअस इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, और पास्ट सिंपल कंप्लीट एक्शन, ठीक है। अब पास्ट सिंपल जो होता है वो एक मुकम्मल एक्शन होता है, जबकि पास्ट कंटिन्यूअस जो होता है उसमें बात शुरू ही दरमियान से की जाती है। आई वॉज वॉकिंग होम व्हेन आई मेट डैन इन द मिडल ऑफ वॉकिंग होम, ठीक है, मैं घर के लिए जा रहा था जब मैं डैन से मिला। कैट वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव्ड, कैट टीवी देख रही थी जब हम पहुँचे। सिंपल पास्ट में क्या आता है जी, आई वॉकड होम, अब वॉकड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, होम आफ्टर द पार्टी लास्ट नाइट, ऑल द वे कम्प्लीटली। कैट वॉच टेलीविजन अ लॉट when he was ill last year। ये हमारे पास टेंस था, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपने ये दोनों एक्सरसाइजेस इनको कंप्लीट करके, और अलग से असाइनमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक पर ही जब इनको फिल करेंगे तो अपनी बुक के पेज की ही पिक्चर बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स माई डियर स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।